Hello friends, welcome back to your accountancy class. Our next topic is partnership accounts part 2 goodwill. We are already done with the partnership accounts introduction part where we have learned P&L appropriation account, capital account of partners. Now in our next topic we are going to learn how we can calculate the value of the goodwill. Like in this chapter, the name itself suggests goodwill. मतलब ये दो वर्ड से मिलके बना है गुड एंड विल. गुड मीन्स अच्छा. तो ये जो गुडविल वर्ड है तो ये एक पॉजिटिव सेंस में डिस्क्राइब करता है बिजनेस की पोजीशन को. हमने +1 क्लास में भी वर्ड गुडविल के बारे में सुना है और ये समझा है कि इट इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस. नाउ इफ वी टेक अ सिंपल एग्जांपल, लाइक इफ आई नीड टू बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट, लाइक फॉर एग्जांपल अब मुझे कुछ अच्छे कपड़े खरीदने हैं. देन आई गो टू मार्केट एंड पर्टिकुलर प्लेस जहां अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल है. एंड I ऑल्सो सी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो. बट इवन देन आई वुड लाइक टू प्रेफर टू माई ओल्ड प्लेस, नॉट द न्यू वन. वाई? द रीजन इट सेल्फ सेज गुडविल. Like in old business that is already established, already has a good name and fame, and the quality assured. Like in simple words, if I tell you, एक पुरानी दुकान है जो उसकी ऑलरेडी एक इमेज बन जाती है मार्केट में, उसकी क्वालिटी अश्योर्ड होती है, उसकी सर्विसेज के बारे में हमें पता होता है. ये सब चीजें जो हैं इनको हम गुडविल कहते हैं कि उस फर्म की मार्केट में एक गुडविल की वैल्यू है. In simple, we can say this is the goodwill of the business. Like here I have written the meaning of the goodwill. It is something which places the organization at an advantage value. अब इस फर्स्ट लाइन के अंदर आपको बुक में बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी बट ये बिल्कुल सिंपलेस्ट मीनिंग है इसका कि कोई ऐसी चीज जो आपके बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन को एक एडवांटेज वैल्यू पे ले जाती है. तो वंस यू एस्टैब्लिश योर बिजनेस एंड हैव अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट बाय प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज, यू कैन हैव गुडविल, यू कैन डू गुड वैल्यू ऑफ योर बिजनेस. दैट इज गुडविल. एंड सेकेंड इज इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स. अब इंटेंजिबल एसेट्स भी आपने +1 में ऑलरेडी अकाउंट्स में स्टडी किए हैं. इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं दैट इज विच वी कैन नॉट सी और टच. तो गुडविल भी एक ऐसा एसेट है बिजनेस का जिसको हम देख और छू नहीं सकते, बट इसको एसेट की तरह हम इवेल्युएट जरूर करते हैं, इसको एसेट की तरह कंसिडर जरूर करते हैं. Next I have written, it is the reputation of the business. Reputation as I told you earlier कि बिना इसके आप अपना बिजनेस नहीं चला सकते. Like if you don't have value in the market, you can't run your business smoothly. आपको अपनी वैल्यू मेंटेन करनी पड़ेगी by providing good services, by providing good quality products. तो आपकी गुडविल क्रिएट होगी. And another important point is, it is related with the profits of the business. क्योंकि अगर प्रॉफिट्स होंगे तभी बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी और अगर प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो गुडविल की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी. एंड ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स तभी होंगे जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी मार्केट में, जब आपकी सर्विसेज के बारे में लोगों को अवेयरनेस होगी कि आप अच्छी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. ओनली इन दैट केस यू हैव गुड प्रॉफिट्स, ऑटोमेटिकली यू विल हैव अ गुड वैल्यू ऑफ द गुडविल. तो ये बिल्कुल सिंपल मीनिंग था गुडविल का. And our next topic is types of goodwill. As I have made a diagram of types of goodwill, I divided the goodwill on 2 bases. Accounting classification, zoological classification. Like we are very much aware कि गुडविल जो है ये परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड होती है. एज अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है, आगे डिवाइड किया मैंने इसको, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल. हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड जो जोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसके लिए मैं अपनी थ्योरी पार्ट के लिए गुडविल की अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे. बिकॉज अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए हमें परचेज्ड और सेल्फ गुडविल का जानना बहुत जरूरी. एंड नेक्स्ट इज purchased goodwill. It is a goodwill that is acquired by making payment. Purchased goodwill को समझना हो तो हम एक सिंपल तरीके से समझते हैं पहले. Like I am already having a business and today I want to sell my business. कि मुझे अपने बिजनेस को बेचना है किसी को भी. तो मैंने क्या किया, अपना बिजनेस बेच दिया. अब जिस दिन मैंने अपना बिजनेस बेचा उस दिन मैंने बिजनेस की वैल्यू, लेट्स से मेरी शॉप है, मैंने उसको बेचा तो मैंने 5 लाख में उसको बेच दिया. अब जितनी भी कॉस्ट उसकी दुकान की जगह की होगी, सामान की या जो भी चीजों की है, उसमें मैंने अपनी जो पिछले सालों की कमाई हुई वैल्यू है, ये रेपुटेशन है, उसको ऐड कर दिया.
लाइक 4 लाख में मैंने 1 लाख अपनी वैल्यू ज्यूम कर ली कि 1 लाख की तो मैंने गुडविल कमाई है, तो मैंने 5 लाख का अपनी दुकान को बेच दिया। तो जो भी पर्सन उसको खरीदेगा, जो भी पर्सन उसको प्राइस दे रहा है मुझे और वो शॉप को खरीद रहा है, वो क्या कर रहा है, वो मेरी दुकान के साथ साथ मेरी गुडविल वैल्यू भी परचेज कर रहा है। दैट इज वाई परचेज गुडविल। तो इट इज अ गुडविल दैट इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। तो जो मैंने अपना उस दुकान को चलाकर उसकी रेपुटेशन, जगह की वैल्यू बढ़ाई है, जो गुडविल बनाई है, मैंने उसे भी बेचा, तो जिसने खरीदा वो लिखेगा परचेज गुडविल, एंड इट इज अ गुडविल दैट इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट, जिसके लिए वो मुझे पैसे दे रहा है। इट इज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। अब आगे जाके आप बैलेंस शीट में भी कुछ चेंजेस देखोगे, तो उसके लिए मैंने सेकंड लाइन में कुछ लिखा है, अंडर हेड नॉन करंट एसेट। बस आप यही याद रखो कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर इसको दिखाया जाएगा, अदरवाइज इन सिंपल सेंस कि बैलेंस शीट में ये एसेट साइड पर दिखाई जाती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ जनरेटेड। सेकंड पॉइंट था हमारा ऊपर कि अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में एक परचेज्ड गुडविल है और एक सेल्फ जनरेटेड है। अब सेल्फ इटसेल्फ सेज कि खुद कमाई हुई, आज बिजनेस स्टार्ट किया है, आज जगह की कोई अभी वैल्यू नहीं है, नई दुकान खोली है, नई जगह ली है, दुकान बनाई भी है वहां पर, तो ऑलरेडी वहां पर पहले से कुछ भी नहीं था। तो आज जब हम अपनी मेहनत करके वहां पर उसकी वैल्यू बनाएंगे तो उसको बोला जाएगा सेल्फ जनरेटेड। It is internally generated goodwill arises from the factor that runs the business. ऐसे फैक्टर्स को करने के बाद हमारे पास गुडविल जब जनरेट होगी तो उसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलेंगे। अब अगर हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करनी हो तो हम सिर्फ परचेज गुडविल को ही ट्रीट करते हैं। सेल्फ जनरेट गुडविल जो कभी भी ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इशूड बाय ICAI। तो ये जो हमारे कैलकुलेशंस में या बैलेंस शीट में जब भी आप कोई गुडविल देखोगे तो हमेशा याद रखना कि बैलेंस शीट में जो गुडविल लिखी होती है वो कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब क्या है, एज सच कोई इसकी वैल्यूएशन का क्राइटेरिया नहीं है। बिजनेसमैन अपने हिसाब से अपनी गुडविल को बोल सकता है कि मेरी इतनी गुडविल वैल्यू है तो मेरी शॉप का प्राइस इतना होगा या मेरे बिजनेस का वैल्यू इतनी होगी। बट कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी गुडविल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू फिर भी नहीं आएगी, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू वी कैन कैलकुलेट। लाइक देयर आर 3 मेथड्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। First is average profit method, super profit method, second one. Third is capitalization method. And first I am going to take average profit method. Like average profit method को मैंने 2 parts में divide किया है. That is a simple average and weighted average. As the name, simple average. Simple means very easy. Average means total of something divided by something. तो मैं बिल्कुल ही सिंपल मेथड ले रही हूँ एंड these methods are very very simple. कुछ भी इस नहीं है इस चैप्टर के अंदर, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है टोटली, और वंस यू हैव फॉर्मूला आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ द फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। लाइक यू कैन सी स्टेप्स 2 स्टेप्स हैं इसके अंदर, स्टेप 1 स्टेप 2। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला में लिखा है टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब जितने सालों के हमारे पास प्रॉफिट्स हैं उनको उतने ही सालों से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल आएगी। नॉर्मल प्रॉफिट्स देखो, मैंने ब्रैकेट में नॉर्मल वर्ड लिखा है बिकॉज जो ये टोटल प्रॉफिट्स हैं ये हमारे नॉर्मल एक्टिविटी से अराइज हुए हैं। ये क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको। सेकेंड पॉइंट इज जब एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे तब हमने गुडविल की वैल्यू निकालनी है। देन द फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाले हैं मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज का सिंपल मीनिंग देखना हो तो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि गुडविल की वजह से कंपनी कितना प्रॉफिट कमाने वाली है आने वाले सालों में। तो इसमें एज सच कोई हमें समझने वाली चीज नहीं है नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होंगे। नेक्स्ट इज आई हैव टेकन 1 एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। लाइक इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट्स गिवन फॉर 4 ईयर्स। अब प्रॉफिट्स वर्ड लिखा है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखा हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो पिछले सालों में प्रॉफिट्स गिवन हो सकते हैं उन पिछले सालों में कभी लॉस भी फर्म इनकर कर सकती है। तो गुडविल इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज। 3 ईयर्स परचेज, ये और आपको समझ आ गया होगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज की बात कर रहे हैं,
ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, यानी ये प्रॉफिट और लॉस जो भी हमें दिए हैं ये पिछले 4 सालों के हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल विद द एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि हम इसी प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे हैं। स्टेप 1 में मैंने एवरेज प्रॉफिट्स निकाले हैं से 4 सालों के जो मुझे प्रॉफिट्स या लॉस गिवन है मैंने उसको लिख लिया 30,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000। अब प्लस तो लिखा है मैंने, बट जो 60,000 है एज यू कैन सी ये क्वेश्चन में लॉस लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो ये 60,000 क्या हुआ, मेरा नेगेटिव अमाउंट हुआ। तो कैलकुलेशन में मैंने इसको माइनस करना है। यहाँ टोटल मेरे पास बचेगा 1 लाख विच इज डिवाइडेड बाय 4 नंबर ऑफ ईयर्स। अब मेरे पास एवरेज प्रॉफिट्स आए हैं 4 सालों के 25,000। नाउ स्टेप 2 इज गुडविल। अब हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है, तो जितने एवरेज प्रॉफिट्स आए हैं मेरे पास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में गिवन थे 3 ईयर्स, तो जितने एवरेज प्रॉफिट आए हैं मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 75,000। बस यही है एवरेज और सिंपल एवरेज मेथड, बिल्कुल सिंपल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या एबनॉर्मल लॉस गिवन हो तब क्वेश्चन में कैलकुलेशन कैसे होगी। अभी तक पिछले क्वेश्चन में हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स गिवन थे। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि एबनॉर्मल वर्ड का मीनिंग क्या है, ये एबनॉर्मल क्यों हुए। ये एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉस वो प्रॉफिट्स और लॉसेज हैं जो कभी कभी अराइज होते हैं, मतलब ये रेगुलर नेचर के नहीं है, ये बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं आ रहे। ये सब जो प्रॉफिट और लॉस हमें हो रहे हैं, ऐसे हमने कोई मशीनरी बेच दी तो उसका लॉस हुआ, तो मशीनरी हम रोज नहीं बेचेंगे, मशीनरी कई सालों में कोई 1 बार 2 बार बिकेगी, तो दैट इज ऑफ एबनॉर्मल नेचर। तो इस तरह की चीजें एबनॉर्मल हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन प्रॉफिट्स के अंदर से ट्रीट करनी पड़ेंगी, पहले एडजस्ट करनी पड़ेगी। एज मैंने लिखा है प्रॉफिट्स गिवन, मतलब जैसे हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन होंगे हम वैसे एज इट इज क्वेश्चन में प्रॉफिट लेंगे। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस गिवन होगा देन वी विल ऐड बैक, हम उसको दोबारा से ऐड कर देंगे क्योंकि हमने इसको प्रॉफिट्स निकालते हुए माइनस कर दिया था। माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट्स हमने अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स में ऐड कर लिए थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के वक्त, बट अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस को यहाँ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब इसको बड़े आसान तरीके से हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़ी क्विकली रिव्यू लेंगे। प्रॉफिट्स लिए मैंने लास्ट 3 ईयर्स के, 31 मार्च 2015 से मैंने प्रॉफिट्स लिए हैं 40,000, 50,000, 45,000। अब इनके साथ ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है एज फर्स्ट ईयर 2015 के प्रॉफिट्स में इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 5,000। अब जो ये प्रॉफिट है इसके अंदर ये गेन जो है ऐड हुआ है और ये एबनॉर्मल नेचर का है। हमें प्रॉफिट कौन से लेने हैं, नॉर्मल वाले। तो हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को फॉर्मूले में ऊपर लिखा है माइनस कर दो। तो यहाँ नीचे कैलकुलेशन की है मैंने 40,000 माइनस 5,000 35,000। 2016 में 50,000 मेरे पास प्रॉफिट्स हैं आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000। अब ये एबनॉर्मल लॉस मैंने अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हुए हटा दिया था, बट ये मेरे एबनॉर्मल नेचर का है तो मुझे दोबारा से इसको अपने प्रॉफिट्स में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ट्रू पिक्चर चाहिए गुडविल को निकालने के लिए। तो इस तरह की चीजें जो कभी कभी होंगी उनको मुझे दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा और कोई रीजन नहीं है, गुडविल की वैल्यू के लिए हम ये सब कर रहे हैं। Then 10,000 will be added to 50,000. It comes out to 60,000. Then next is 2017, 45,000, excluding 5,000 on insurance premium of firm's property now to be insured. इंश्योरेंस के बारे में आपको पता है कि कंपनी या बिजनेस अपनी इंश्योरेंस करवाता है, प्रॉपर्टी की भी, एम्प्लॉयज की भी। तो यहाँ लिखा है एक्सक्लूडिंग 5,000। अब इंश्योरेंस जो प्रीमियम है वो हम हर साल पे करते हैं, तो ये तो नॉर्मल एक्टिविटी हुई, तो ये तो गलती से छूट गया, एक्सक्लूड हो गया, तो ये तो खर्चा था हमारा बिजनेस का, ये तो हमें माइनस करना चाहिए था। अब ये ध्यान रखना ऊपर वाली जो 2 आइटम्स थी वो एबनॉर्मल थी और ये प्योरली नॉर्मल नेचर है क्योंकि ये हमारा रेगुलर एक्सपेंस है और इसे हम रिकॉर्ड करना भूल गए। तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं अपने प्रॉफिट्स में से माइनस, तो हमारे यहाँ पर 5,000 को हमने रिड्यूस किया है। 45,000 माइनस 5,000 दैट इज 40,000। तो इस तरह से क्वेश्चन में जब आपको एडजस्टमेंट्स गिवन हो तो हमें वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद एक एडजस्टेड प्रॉफिट्स मिल जाएंगे, दैट इज 1,35,000। नाउ फिर से स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट अब हमारे पास आ गए हैं एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स। मैंने एडजस्टेड वर्ड लिख दिया, आप लिख सकते हो, आप एवरेज प्रॉफिट्स भी लिख दोगे तब भी ठीक है। इज इक्वल टू 1,35,000, ये हमने टोटल प्रॉफिट्स लिए हैं अब हमारे।
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों के प्रॉफिट्स थे? 3 ईयर्स, तो 3 सालों से डिवाइड किया, इज इक्वल टू 45,000। देन स्टेप 2 फाइनल, गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहां मैंने फिर से एडजस्टेड प्रॉफिट्स भी साथ में लिख दिया। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन के अंदर गिवन था, यहाँ देखो नीचे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैंने ऑलरेडी लिखा है 2 ईयर्स, और गुडविल की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारे पास एवरेज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं दैट इज 45,000 एंड आंसर जो आया है आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई करने के बाद इज 90,000। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हमने 2 तरीके से निकालना सीखा कि अगर हमें एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट्स गिवन हो तब ट्रीटमेंट कैसे करना है, अगर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही गिवन है या नॉर्मल लॉस ही गिवन है तब तो बहुत ही सिंपल है। And thank you so much. This is my first video regarding goodwill, and in next video we will learn next method of goodwill. Thank you.